Anyone? Can somebody explain? अच्छा, पर्सपेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज पर्सपेक्टिव? किसी भी चीज को देखने का नजरिया। नजरिया, ओके। Point of view that what we see, how do. पॉइंट ऑफ व्यू, आप में से कौन बोला पॉइंट ऑफ व्यू? सर मैं ओके, हाँ प्रियन, दैट्स गुड। पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, राइट? पॉइंट ऑफ व्यू मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका व्यू कैसा है, और व्यू कौन क्रिएट करता है? व्यूअर्स क्रिएट करता है, राइट? और व्यूअर्स कैसे क्रिएट करेगा? जब अगर व्यूअर्स मान के चलो कास्ट, जाति को देख रहा है, तो जाति का व्यू कहां से मिलेगा? व्यूअर्स से मिलेगा, राइट? व्यूअर्स का जो सोशल पोजीशन है, अगर व्यूअर्स, मैंने डिफरेंशिएट किया था, अगर वो कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव से समझ रहा है, रिक्शा वाले का एग्जांपल मैं दिया था, राइट? तो उसका व्यू जो होगा वो कॉमन सेंस वाला होगा। ओपिनियन, अगर वो वैल्यू जजमेंट के आधार पे चीजों को देख रहा है तो उसका ओपिनियन हो सकता है कोई चीज अच्छा है या कोई चीज बुरा है, नॉर्मेटिव डायमेंशन जिसको बोलते हैं। साइंटिफिक अगर होगा, उसके पास अगर साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होगा, साइंटिफिक इमेजिनेशन होगा, साइंटिफिक मेथड होगा किसी भी चीज को अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन करने का, तो उसका व्यू जो है वो साइंटिफिक होगा, राइट? तो वेरी गुड, व्यू पॉइंट, राइट? तो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग बात किए थे कि सोशियोलॉजी, चूंकि हम सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी ऑफर्स ए पर्सपेक्टिव, राइट? पर्सपेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस संसार में रहते हैं, उस संसार के बारे में जब हम पढ़ते हैं, राइट? सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? सोशियोलॉजी में हम अपने सामाजिक वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, राइट? तो सोशल वर्ल्ड का जो है नॉलेज, सोशियोलॉजी के वजह से जो व्यू पॉइंट क्रिएट होता है, राइट, उसी व्यू पॉइंट को हम सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन बोलते हैं, राइट? तो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ओपन्स ए विंडो ऑन टू अनफेमिलियर वर्ल्ड्स। जो हमारा अनफेमिलियर वर्ल्ड है, राइट, जिस वर्ल्ड के बारे में हम नहीं जानते हैं, राइट, उस वर्ल्ड के बारे में जानकारी आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स देता है, राइट? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में यह भी बोला जाता है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जब आप समझते हो, राइट, तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन फोर्स होता है जिससे आप चीजों को बारीकी से समझना शुरू करते हो, सिस्टमैटिक तरीके से समझना शुरू करते हो, साइंटिफिक तरीके से समझना शुरू करते हो, राइट? सो उसके बाद हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है, कैसे हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे फॉर्मुलेट होता है, इसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे। सोशल लोकेशंस के बारे में हमने जिक्र किया था, राइट? जैसे आपका जो आइडेंटिटी है, राइट, आप मेल हो तो आपका चूंकि सोशल पोजीशन मेल है, इसीलिए आपकी थिंकिंग जो है मेल सेंट्रिक होगी, राइट? आप औरत हो तो चूंकि आपका सोशल पोजीशन जो है, इसी को हम लोग सोशल लोकेशन बोलते हैं, राइट? चूंकि आपका सोशल लोकेशन फीमेल है तो आपकी वे ऑफ थिंकिंग फीमेल हो जाएगी, राइट? फेमिनिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, फीमेल सेंट्रिक अप्रोच हो जाएगी, राइट? तो सोशल लोकेशंस जो है आपके जॉब के वजह से बन सकता है, सोशल लोकेशंस आपके इनकम के वजह से बनता है, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, रिच क्लास से बिलोंग करते हो, या लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। सोशल लोकेशंस आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड से बनता है, सोशल लोकेशन आपके जेंडर से बनता है, राइट? अब कहोगे सर ये जेंडर क्या होता है? एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। सेक्स का मतलब है जो बायोलॉजिकल इंटेंटिटी है, राइट?
कोई औरत और मर्द में एक डिफरेंशिएशन होता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन जिसको हम बोलते हैं, राइट। जब उस सेक्सुअल डिफरेंशिएशन का सोशल इंप्लीकेशन होता है तब वो जेंडर बनता है, राइट। जैसे सिमोना दी बुआ एक थिंकर है, उन्होंने कहा था कि औरत पैदा नहीं होती है, औरत बना दी जाती है। मतलब कोई भी औरत जो है वो वुमेन के जैसा पैदा नहीं होती है, वो वुमेन बना दी जाती है, राइट। उस तरह का उसका सोशलाइजेशन होता है, उस तरह का उसका सामाजिककरण होता है, जिस सामाजिककरण के फलस्वरूप जो है उसकी आइडेंटिटी, जो जेंडर आइडेंटिटी होता है। जेंडर क्या है? कोई भी सोशियोलॉजी में कोई भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है एक कंस्ट्रक्ट है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जैसे जाति, जाति एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, रिलीजन एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, उसी तरह जेंडर वो भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, राइट। अब हम इसी प्रक्रिया को समझेंगे कि हमारा जो आइडेंटिटी है, राइट, वो कैसे सोशल कंस्ट्रक्ट बनता है, राइट, वो समाज द्वारा कैसे बनाया जाता है, राइट। उस प्रक्रिया के बारे में हम समझेंगे। उससे पहले हमें सोशल लोकेशंस को समझना होगा। सोशल लोकेशंस कैसे बनता है? पता चला, आपका इनकम जो है, आपका एजुकेशन जो है, आपका एज जो है, आपका जेंडर जो है, आपका रेस जो है, आपका कलर ऑफ स्किन जो है, काला गोरा, राइट, आपकी इथनिसिटी, आपकी रिलीजन, ये सब जो है सोशल लोकेशंस को बनाता है, राइट। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को? नो सर, नो सर। ठीक है। नाउ let me come to the very understanding of sociology. Sociology or the study of sociology starts from the basic premises that human life is a social life. As Aristotle says, man wishes to live in a society, therefore man is a social animal, right? So ये जो पहला चीज है, चूंकि इंसान सामाजिक प्राणी होता है, राइट, ये हमारा पहला थिंकिंग है सोशियोलॉजी में, जिसके आधार पर हम धीरे धीरे चीजों को समझते हैं। इसका मतलब जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारा क्रिया है, वो कोई भी सामाजिक क्रिया, सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, right, social interactions, social action, these are the all subject matter of sociology. Why we study these elements? हम लोग सोशल स्ट्रक्चर क्यों पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन क्यों पढ़ते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इन सारे चीजों के वजह से हमारा जो लाइफ है, जिसको हम सोशल लाइफ बोलते हैं, वो सोशल लाइफ इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनती है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ अस are constantly involved in interactions with others. हम हमेशा दूसरे के इंटरेक्शंस में होते हैं, राइट। जैसे फैमिली से अगर हम बात करें, पहला इंटरेक्शन होता है मां का गर्भ से निकलने के बाद फैमिली का। फ्रॉम द फैमिली वी आर बोर्न, फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर हम वर्क में जाते हैं, फिर हमारा रिटायरमेंट होता है, और इवन गैदरिंग दैट मेमोरलाइज आवर डेथ, आपकी डेथ की जो लास्ट गैदरिंग होती है, वहां तक सोशल लाइफ जो है आपका पीछा नहीं छोड़ती है, राइट। हर वक्त जो है सोशल लाइफ आपके साथ रहता है, राइट। सो अगर हम सोशियोलॉजी के मीनिंग को अगर हम डिकोड करें, तो सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है सोशियो, एक है
लोजी, राइट। सोशियो का मतलब होता है सोसाइटी, लोगी का मतलब होता है, लोजी का स्टडी ऑफ। सो लिटरल वे में हम कर सकते हैं द स्टडी ऑफ सोसाइटी। आप लोग कहोगे कि सर हम जब भी कोई वर्ड इंग्लिश में के डिक्शनरी में हम देखते हैं तो उसका हमेशा वो या तो लैटिन से ड्रिवन होता है उसका मीनिंग, या फिर ग्रीक से ड्रिवन होता है, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि जब भी हम कोई वर्ड, यस सर, क्यों होता है? जस्ट अभी बोलने वाला था सर यही तुम आपसे। अच्छा बोलो। यही सर कि जनरली जो भी वर्ड्स होते हैं वो ग्रीक या लैटिन से ही क्यों होते हैं। हम्म, इसके पीछे रीजन है क्योंकि ग्रीक और लैटिन वो पहला सिविलाइजेशन था, राइट, जहां पे राइटिंग हुई, जहां पे लैंग्वेज का विकास हुआ, राइट, जहां पे भाषा का जो है विकास हुआ। और लैंग्वेज का जो हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो लैंग्वेज धीरे धीरे विकास हुआ और हजारों साल लगे मनुष्य को लैंग्वेज का विकास करने में। अभी बहुत ऐसे ट्रेवल्स हैं जहां पे आपको लैंग्वेज का ये रूप नहीं है। वो आज भी जैसे जानवरों जो है वो सिंबॉलिक और इमोटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंटल तरीका नहीं होता है चीजों को एक्सप्लेन करने का या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का। ऐसे बहुत सारे आदिवासी आज भी हैं, राइट। चूंकि वो सिविलाइजेशन सबसे पहला सिविलाइजेशन था जहां पे लैंग्वेज का विकास हुआ, राइट। और उसके बाद धीरे 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 बाकी सब लैंग्वेज का विकास हुआ, राइट। इसीलिए आप देखो जितने भी पुराने थिंकर हैं, चाहे वो प्लेटो हो या एरिस्टोटल हो, ये सब ग्रीक से लिए गए, राइट। और वहां पे सबसे पहले साइंस का आविष्कार हुआ। साइंस का आविष्कार क्यों हुआ हम उसके भी बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि वहां रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ, वहां पुनः जागरण हुआ, राइट। तो ग्रीक और लैटिन जो था वो सबसे पहला सिविलाइजेशन था जहां पे राइटिंग और स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, राइट। इसीलिए काफी ज्यादा वर्ड जो है आपका वो उस लैंग्वेज से ड्रिवन होता है, राइट। अंग्रेजी जो है, राइट, अंग्रेजी बाद में आई, लैटिन पहले आई, राइट। तो अंग्रेजी में जैसे कोई टर्म होता है तो अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी खिचड़ी है, राइट। वो हमेशा दूसरे वर्ड से वो ड्रिवन होता है उसका मीनिंग, राइट। तो ये भी एक, चूंकि ग्रीक और लैटिन सबसे पहले एडवांस स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन पे गया और वहां सबसे पहले राइटिंग, स्पीच और लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, इसीलिए पूरी की पूरी दुनिया में आज भी हम देखते हैं सोशियोलॉजी में या सोशल साइंस में या साइंस में कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो सबसे पहले उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता चलता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री पर हो वो तब जाके इसका हिंदी रूपांतरण होता है, राइट। अच्छा, इसको हम रसायन विज्ञान कहेंगे, राइट। जैसे कंप्यूटर, मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि चूंकि 150 साल की जो शासन है अंग्रेजों की भारत के ऊपर, तो अंग्रेजों ने बहुत ऐसे चीजों का स्थापना किया, राइट, जो पहले इंडियन कल्चर में नहीं था। जैसे टेलीफोन हो गया, जैसे टेलीग्राम हो गया, जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, राइट। तो कभी आप देखे हो कि इसका कोई हिंदी मीनिंग होता है? आपके घर में जितनी भी चीजें हैं, आप मैक्सिमम चीजें जो है वो आप देखोगे कि वो इंग्लिश से ही ड्रिवन है। बाद में हम उसका हिंदी में नामकरण करते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, इसीलिए मोबाइल सबसे पहले लैंग्वेज का इस्तेमाल ही जो है वो ग्रीक में हुआ, लैटिन में हुआ। और जो भी वस्तु का निर्माण हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है या अमेरिका या इंग्लैंड में हो रहा है, इसीलिए वहां नामकरण दिया जाता है। और फिर जब वो दूसरे लैंग्वेज में जाता है तब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या हो सकता है हमारे लैंग्वेज में, राइट। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था। इसीलिए जो सोशियोलॉजी के साथ जो है, एक तो वर्ड ग्रीक से लिया गया है और एक वर्ड लैटिन से लिया गया है, राइट। जो सोशियस का मीनिंग है, जिसको हम लैटिन
वर्ड है सोशियस, इसका मीनिंग होता है कंपेनियन, और ग्रीक जो है लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ. सो द सोशियोलॉजी इज मोस्ट लिटरली द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, राइट. इसीलिए आप देखोगे सोशियोलॉजी का जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है, उसमें जब भी हम सोशियोलॉजी के डिफिनेशन की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं टू रीड समथिंग क्लोज टू ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, इंटरेक्शन ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर, राइट, कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ सोशल रिलेशनशिप, राइट. सो क्या अगर एक लिटरल डिफिनेशन सोशियोलॉजी का अगर हमें पूछे तो हम क्या कहेंगे? सोशियोलॉजी is the scientific study of development, structure, interaction, and collective behavior of social relationships, right? समझ में आया? ये एक प्रॉपर साइंटिफिक डिफिनेशन हो गया. सोशियोलॉजी, जब हम सोशल वर्ल्ड की बात करते हैं तो सोशल वर्ल्ड बहुत व्यापक है, राइट. और हम चूंकि सामाजिक प्राणी हैं, इसीलिए हमारा इंटरेक्शन सोशल वर्ल्ड से होता है, राइट. एंड दिस सोशल वर्ल्ड includes everything that constitute the collective life of group of the people, their economic activities, their political activities, their shared mental lives, their cultures, and more, right. So the subject matter of sociology incorporates all the dimensions of other disciplines as well, right. क्योंकि हमारा सोशल वर्ल्ड जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी बनता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी से बनता है, शेयर्ड मेंटल लाइफ से भी बनता है, कल्चर से भी बनता है, और बाकी सब चीजों से भी बनता है, राइट. सो सोशल वर्ल्ड, जब हम सोशल वर्ल्ड की बात करते हैं तो सोशल वर्ल्ड इनकम्पासेस द डाइवर्सिटी, राइट. डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है, लैंग्वेज, फैमिली, कम्युनिटीज, सिटीज, इवन नेशंस, उनका रिलेशनशिप, इंटरेक्शंस, राइट. ये सब जो है सोशल वर्ल्ड बनाता है. सोशल वर्ल्ड कुछ टाइम पहले केवल फिजिकली कनेक्टेड होता था, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है तो वहां पे सोशल वर्ल्ड बनता था. लेकिन अब वर्चुअल वर्ल्ड का भी कॉन्सेप्शन आया. जैसे अभी हमारा और आपका सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन हम फेस टू फेस एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को देख सकते हैं, राइट. तो वर्चुअल वर्ल्ड में भी जो है सोशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, राइट. जैसे आपके फेसबुक में जो फ्रेंड सर्किल है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, आप एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के जो मेंबर हो, राइट, वो भले ही वर्चुअल वर्ल्ड में है लेकिन वहां पर सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट. हम अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअलाइज करवा रहे हैं, right, so that the virtual world also incorporates the social world's dimensions, right. And people whosoever practice sociology, they are termed sociologist, right. Or therefore sociology is very interesting because it explains the world of your experience, right. It explains the world where you interact. It explains the world where you live,
right? So therefore, sociology is very interesting. And I can recall one favorite sociologist whom I met while I was, pursuing master, Peter Berger. And he wrote a very excellent book called Invention to Sociology. And Peter Berger describes a sociologist as someone who is intensively, endlessly, shamelessly interested in the doings of humans, interested in the living of humans, interested in the interaction of humans, right? Why he said so? That sociologist as someone who is intensively, endlessly, shamelessly interested. Because in sociology, we are going to talk about something which is very unusual, right? Suppose when I will teach you about sexuality, about homosexuality, about rape, about crime against women, about dowry, about child prostitution, about prostitutions in social problems, then we are going to talk about something which is a matter of shame. People don't talk about in everyday life about these issues. They don't talk about sexuality. They don't talk about homosexuality. They don't talk about prostitution. But in sociology, we are going to talk about all those things. So don't be shameful in asking me any question, right? Intensely, endlessly. Sociology is all about making arguments about understanding of society, right? And it never continues, because truth is not something which is ultimate, right? Truth exists in the continuation, like society exists in continuation, social relationship exist in continuation, right? आपने देखा होगा पहले की जो सोसाइटी थी वो बहुत स्टैटिक थी, हजारों सालों में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता था। पहले भी सोसाइटी में परिवर्तन होता था, आज भी सोसाइटी में परिवर्तन होता है। क्या डिफरेंस है? क्योंकि पहले जो परिवर्तन होता था, पहले जो सोशल चेंज होता था, वो उसका स्लो प्रोसेस होता था। अब का जो सोशल चेंज है वो काफी रैम्पेड और स्पीड है। आपको पता नहीं है कि 4 साल के बाद आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ जाएगी जिससे आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशनलाइज्ड हो जाएगा। हो सकता है आपके साथ बहुत सारा रोबोट हो जो आपको प्यार भी करे, जो आपके साथ इंटरेक्शन भी करे, जो आपके सारे सामानों को आपका हर काम भी करे। ऐसा जमाना आ गया है, बहुत रोबोटिक्स का इन्वेंशन हुआ है जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम करता है। कई जगह तो उसको सिटीजनशिप का भी दायरा, मतलब सिटीजनशिप का भी उसको अधिकार मिल गया है। आप लोग गूगल करके बताना ऐसा कौन सा रोबोट है जिसको सिटीजनशिप का अधिकार मिला सऊदी अरेबिया में, राइट? तो वी डोंट नो अबाउट द अनसर्टेन फ्यूचर, राइट? Because the kind of change is so rampant, right, and so intense. Therefore, we have to understand the very nature of social change. And for this, you need a nuanced understanding of social world, which comes from sociological perspective, right? So, to sociologists, the social world is a living laboratory, moving culture that never stops. Okay, somebody asked me a question. Sophia, oh, very good, right answer. I think you are quite familiar about this. So like
for natural scientists, they have a laboratory where they experiment, right? Where they know about reality, where they know about their discovery or knowledge. For sociologists, so our social world is a living laboratory. So whatever you read in classroom, whatever you understand in classroom, try to think like a sociologist, right? When you observe in your family, like sir was talking about something about social institution and family and their role and responsibility in terms of the bringing socialization among us. So is there any relevance of his thought? Okay, yeah, got it. Sir is correct. Because once you understand sociology, you can feel the essence of sociology, right? So you have to observe, you have to develop, you have to inculcate sociological perspective in terms of your thinking. And how this thing comes? This thing comes from readings. This thing comes from understanding. क्योंकि हम बोलते हैं ना, जो रीडर होता है वो एक लाइफ में हजारों लाइफ जी सकता है, और जो रीडर नहीं होता है वो एक लाइफ में एक ही लाइफ जीता है, राइट? सो इफ यू आर ए रीडर, राइट, यू कैन लिव मेनी लाइफ्स, राइट? आप हजारों जिंदगी अपने जिंदगी में जी सकते हो, राइट? दिस इज द ब्यूटी ऑफ नॉलेज, दिस इज द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोशियोलॉजी, राइट? So try to inculcate the perspectives of sociology, try to inculcate the sociological understanding so that you can aware about the world which is beyond our experience. You can understand more and more social reality in one life, right? And because any aspect of social world is fair game for sociological study. The potential topics of study are limitless. Simply put, being a sociologist means never having to be bored, right? Being a sociologist means never having to be bored. This is the one of the very important line you should never forget, right? And when you develop such kind of thinking, you certainly become more mature, you certainly become more educated, right? So what sociology offers, we just talked about. So again, I want to bring here one of the important sociologists whom I have already discussed in previous class, that is C. Wright Mill. C. Wright Mill's understanding of sociological imagination. And through the concept of sociological imagination, we can understand what sociology offers. A sociological look at the world provides a number of unique benefits, unique perspectives. Sociology provides an understanding of social issues and pattern of behaviors. The behavior which is being experienced by you, which is being experienced by me. It helps to identify the social rules, why people behave as they behave, what people do, why people do, how people do, how people live their life. These are the very important questions. And when you understand these questions, you understand the social rules, you understand the
social norm that governs our life. So sociologists study how these rules are created, how these rules are maintained, how these rules are changed, and how these rules passed between generation to generation and shared between people living in various parts of the world. Right? So this is the very understanding of sociology, what sociology offers. Right? They also study what happens when these rules are broken. Right? We study in social change, we study in social problem, we study in globalization process. And this is the very important thing to understand. And therefore, sociology helps us understanding that workings of social system within which we live our life. How we live our life, the life which is being constructed by the society, the life which is being regulated by the society, life which is being controlled by the society. Right? So sociologists put out interactions that offers into a sociological context. Again, just recall the idea of sociology of location, social locations, how identity construct the reality, how social location construct the reality, race, age, gender, income status. This means sociologists look not only the behavior, sociologist looks not only the relationships, but also how the larger world will live in influence these things. Just recall the concept of social structure. The way society is organized, or the pattern of life that is organized. The way society is organized around the regulated way of people interrelate and organize their life. So how we can organize our life? We organize our life through social structure. Just recall the 5 institutions. How these 5 institutions construct social structure, and subsequently social structure construct your everyday life. Family, religion, education, polity, right? Economy, and social processes. Social processes, the way society operates. Right? So we study both, right? When we are going to discuss Auguste Comte work, like how Auguste Comte studied sociology, then we are going to talk about sociology study both things. What things make society static? That is social order, that is social structure. And what things that make society dynamic, that makes society change, that is social change, social dynamics. Right? We are going to talk about when we talk about his work. Right? So sociology helps us understand why we perceive the world the way we do, why we perceive the world, how our social locations plays a very significant role in terms of perceiving the reality. Right? Social locations, your age, gender, religion, caste. And we are inundated with message in a varying of forms about how we and world around us both are and should be. And these messages is very significant in terms of understanding the sociological life. And therefore, sociology helps us identify what we have in common within. What is common in our behavior, in our culture, in our society, and what is uncommon at the same time. What distinguishes me from you? You are a girl, I am a
boy. So again, gender differentiates us. Gender is a social construct, so society ultimately differentiate between us, right? So these things are very significant in terms of understanding the sociological work. Again, when we try to understand sociology and its origin, we have to understand two important historical incident, that is Industrial Revolution and French Revolution. We are going to talk about in next class. So if you have any query, you can ask me any question.